अमित शाह जी और योगी जी का एक 36 का आंकड़ा बताते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनका 36 का आंकड़ा है? इस प्रकार का मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर जो है वो धीरे धीरे उसका भाषा का स्तर गिरने से उसमें गिरावट आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एज क्राइटेरिया से ऊपर जा चुके हैं 2029 के इलेक्शन में। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ 2014 के बाद का युग और 2014 से पहले का युग, मानो ऐसा लगता है जैसे सतयुग और कलयुग। आटे में नमक और नमक की रोटी। ये एक्चुअली क्या, मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मैं 2 बार सरपंच रहा हूँ, 1 बार चेयरमैन रहा हूँ बैंक में, तो मैंने महसूस किया है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी हरियाली देख के मैं खुद मैं ये राजस्थान है, इतनी हरियाली है, पानी है, झरना बह रहा है राजस्थान में, मैं खुद सोच के कंफ्यूज हो गया कि ये चित्तौड़गढ़ की धरती है। उसमें आप को क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2028 में रिपीट होगी राजस्थान भारत में? आज मैं एक ऐसी धरती पर बैठा हूं जिस धरती ने सूरवीरों को जन्म दिया है, जिस धरती की वीरता की गाथा पूरे भारतवर्ष में गाई जाती है, जहां पे रानी पद्मिनी ने अपना जौहर किया, इतनी दर्द में जहां की गाथा रही हो, मीराबाई ने जहां प्रेम प्रसंग किया और महाराणा प्रताप ने जहां जन्म लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चित्तौड़गढ़ की धरती की। वो अपने आप में एक सूरवीरों की धरती है। और उसी से आते हैं कमलेश पुरोहित जी, जो एक राजनेता है और जनता के सेवक है। सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, हर समय जनता के लिए मौजूद रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी नहीं देखते वो। तो राम राम भाई साहब। राम राम। आपका स्वागत है हमारे वन टेक कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आज से 30 साल की पहले की जो राजनीति थी और आज की जो राजनीति है, इन दोनों में कितना बदलाव आया है, खासकर चाहे आप चित्तौड़गढ़ की धरती की लगाए या आप राजस्थान की लगाए या भारतवर्ष की लगाए, आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आपने अवसर दिया आपसे बात करने का और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स के साथ जुड़ने का। निश्चित रूप से मैं जिस समय सार्वजनिक क्षेत्र में एक्टिव हुआ तब देश में तो दौर अलग था और गठबंधन की सरकारें थी, राजनीतिक मजबूरियों की सरकारें थी। वहां से लेकर जब आज हम देखते हैं तो आज एक मजबूत केंद्र में नेतृत्व है, देश का जो पूरे विश्व में मान है वो बड़ा है। तो उस दृष्टि से अगर हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से भारत मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीतिक जीवन में उस समय जिस प्रकार की मर्यादाएं थी, नीचे के स्तर पर उन मर्यादाओं का पतन हो रहा है, ये जरूर हमें नजर आता है। तो कहीं न कहीं उसका जो स्तर है राजनीति का वो गिरा है, मैं ऐसा मानता हूँ। और अभी अगर हमारे प्रदेश की घटनाओं पर विचार करें तो हमारे यहाँ कई बड़े बड़े नेताओं ने अब शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक मंचों से शुरू कर दिया। इस प्रकार का मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर जो है वो धीरे धीरे उसका भाषा का स्तर गिरने से उसमें गिरावट आ रही है। नितिन गडकरी जी है जो मंत्री है भारत सरकार में, उनके उसमें अब शब्द का या मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का स्तर ना बिल्कुल गिर चुका है बिल्कुल। और ऐसा है कि जैसे आपकी भाषा है उस भाषा से ही आपके चरित्र का आकलन होता है। बिल्कुल। तो जो जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग करता है तो उसके चरित्र का आकलन उससे होने से हमें लगता है कि इस तरह का स्तर रखने पर उनको कुछ ट्रोलर्स कह दें, उनके कुछ फॉलोअर्स कह दें, हो सकता है उनके सोशल मीडिया के लवर्स कह दें, लाइक करते होंगे, ऐसा नहीं है कि कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग उनको भी लाइक कर लेते हैं। लेकिन आम समाज में उस दृष्टि से सोचेंगे तो उनको बड़ा लॉस होने वाला है। और जब वो चुनाव में उतरेंगे वही भाषा उनको वहां सामना करना पड़ेगा, तब मुझे लगता है उनको महसूस होगा कि किस प्रकार का उन्होंने भाषा के स्तर को गिराया, राजनीतिक स्तर को गिराया है। कुछ लोग जो धरातल पे रहते हैं और सोशल मीडिया पे उनका कोई वजूद नहीं, और धरातल पे इतना अच्छा काम करते हैं कि लोगों की नजर में भी नहीं आते। और एक सोशल मीडिया के होते हैं, आते हैं और मतलब सफेद पहन के बैठते हैं और उसको ये बोल दिया, उसको ये बोल दिया, ऐसे करके लगे रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा प्रारूप बदलने वाला है या फिर क्या है, राजनीति में कुछ अलग ही चीज चल रही है इसमें? मैं उदाहरण लूं तो आपसे निवेदन करूं कि जैसे सोशल मीडिया का जो उपयोग हम देखते हैं
मुझे लगता है हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया का राजनीति में किसी ने उपयोग किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। उस समय की बात है जब उनको मीडिया गलत दृष्टि से देखता था, लेकिन वो कुछ लिमिटेड लोगों के हाथों में होने की वजह से वो अपनी बात नीचे तक पहुंचाने का उन्होंने माध्यम जो अपनाया वो सोशल मीडिया को अपनाया। और हमने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम ऐसी ऐसी बातों से रूबरू हुए जो हमारे कभी ध्यान में भी नहीं आती थी। और इस कारण से इस सोशल मीडिया ने राजनीति का स्तर तो निश्चित रूप से आम आदमी को राजनीति की समझ बढ़े उसके लिए किया है। लेकिन जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। इस सोशल मीडिया के अंदर हम पानी के बुलबुले की जैसे उस समय के लिए आए, कुछ बोल गए, चले गए, तो वो फिर स्थायी रूप से उसमें रहने वाले नहीं है। और दूसरा एक बात और है, जब आप कुछ कहते हो वो अगर आपके जीवन चरित्र से मेल खाता है तो वो अपीलिंग होता है। अगर आपका जीवन चरित्र अलग है, आपका जीने का ढंग अलग है और आपके मुंह से कहने की बात अलग है, तब वो कोई अपील भी नहीं उसकी होती। तो इसलिए अपील होने के लिए आवश्यक रूप से आपको केवल सोशल मीडिया से जुड़े रहने से नहीं, ग्राउंड पर जो आपने जमीनी धरातल की बात की उस पर भी अगर वर्किंग होती है, दोनों का जब कॉम्बो होता है तभी वो कहीं न कहीं समाज में भी अपील करता है और आपकी बात का रिएक्शन जरूर मिलता है और पॉजिटिव काम उसके लिए होते हैं। ऐसा नरेंद्र मोदी जी का देखें तो उनका चरित्र इतना उत्तम है कि वो जब अपनी बात कहते हैं तो उसका असर नीचे तक होता है। उसको हमने कोरोना में, उसके अलावा कोरोना के अलावा भी कई बार उनकी अपीलों में उन्हें देखा है, वो इधर से अपील करते हैं, उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। अभी जैसे उन्होंने अपील किया कि गोल्ड नहीं खरीदे, तो गोल्ड के मार्केट में उस चीज को आप परिलक्षित देख रहे हो। बिल्कुल ठीक है, प्रकार से आम आदमी ने उनकी बात को सुना है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से इस तरह का जब चरित्र होगा तो आपकी सोशल मीडिया पर कही गई बात का असर भी निश्चित रूप से आम जनता में तरह होता है। 2014 के बाद का युग और 2014 से पहले का युग, मानो ऐसा लगता है जैसे सतयुग और कलयुग। तो दो युग अलग अलग लगते हैं सिर्फ एक साल के अंतराल में ही। आपका क्या लगता है कि पहले का भारत 2014 से और 2014 के बाद का भारत कहां स्टैंड करता है? मैं आपसे एक नीतिगत बात शेयर करता हूं। 2014 से पहले जो भारत की पॉलिसियां बनती थी और 2014 के बाद की जो भारत की पॉलिसियां बनती है, उसका एक लेटेस्ट उदाहरण अभी अमेरिका के राष्ट्रपति का एक स्टेटमेंट है। आपने सुना होगा कि मोदी जी इज ए टफ नेगोशिएटर। ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी। उस चीज का मर्म आप समझो कि 2014 के बाद आपको एक ऐसा नेतृत्व मिला जो विश्व में आंख में आंख मिलाकर बात करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी है, न हम आंख झुका कर बात करते हैं, न हम आंख उठाकर बात करते हैं, हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं। तो ये 2014 के बाद का जो भारत है वो भारतीय मूल्यों के आधारित राजनीति पर आया है और आंख में आंख उठाकर, आंख में आंख डालकर कहने की क्षमता रखता है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं विगत वर्षों में भारत ने अपनी क्षमता भी बढ़ाई है। आज विश्व में हम तीसरी आर्थिक स्थिति बनने की ओर अग्रसर है। हमने इतना बड़ा ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध का संकट था उसको भी हमने अभी महसूस किया कि किस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हमने पूर्व तैयारी इतनी अच्छी थी कि उसका बहुत बड़ा झटका भारत की जनमानस पर नहीं लगा। विश्व के अन्य देशों में 70% पेट्रोलियम की रेट बढ़ी है, डीजल एवरेज पूरे विश्व में। भारत में उसका झटका बहुत कम लगा। तो उसका मुख्य कारण यही है कि हमने अपनी जड़ों को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों के साथ ऐसा तारतम्य बिठा दिया है कि जो वो अपील करते हैं देश उसको सुनता है और देश के लोगों की जो जिस प्रकार की टेंडेंसी बनती है उसी से देश बनता है। बिल्कुल। तो भाई साहब इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे देख पा रहा हूं आपकी जो वॉच है और मेरी जो वॉच है, दोनों का स्टाइल काफी अलग है। मैंने ऐसी पहनी हुई है और आपने जो पहनी हुई है वो नीचे है। इसका जो सेम यही मुझे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें भी देखने में। तो इसका कोई खास है या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई सिंबल है ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है। ये तो क्या होता है जब हम कहीं बैठते हैं और कहीं हमको कुछ कहने के लिए खड़ा होना पड़ता है तो हमको समय नियत होता है कितना समय बोलना। तो उस नाते हम ये घड़ी ये सब पहनने की आदत से पड़ गई है। अच्छा, सामने वाले को समय का हमें अपने समय का भान रहता है तो इसलिए उसी के नीचे और सामने वाले को थोड़ा लगे नहीं कि वो भाई समय दे। नहीं, अच्छा हम भी ट्राई करेंगे आगे से। चलिए अब बात करते हैं हम आपके चित्तौड़गढ़ की शहर की। जैसे हम बाहर से देखते हैं दिल्ली में या फिर एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे जब आपकी चीजें देखते हैं राजस्थान में, तो हमें लगता है बाहर से कि चित्तौड़गढ़
वो मतलब इतना संपूर्ण जिला होगा कि जिसमें मतलब स्मार्ट सिटी टाइप। लेकिन जब हम रियल में वहां आके देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि राजस्थान की सरकारों ने उसके साथ न्याय नहीं किया है। और अगर मैं बात करूं कमलेश पुरोहित जी को कि वो चित्तौड़गढ़ के सेवक होने के नाते क्या कौन से ऐसे काम करेंगे जिससे चित्तौड़गढ़ को आगे बढ़ाया जा सके या जो चित्तौड़गढ़ की छवि को राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ा सके। आप सही कह रहे हैं कि निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ का विकास जिस प्रकार से होना था उस प्रकार से नहीं हो पाया। तो उसके दो प्रमुख कारण है। एक तो ऐतिहासिक कारण है कि चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी था और लंबे समय पूर्व हमारी राजधानी उदयपुर शिफ्ट होने से जिस प्रकार का विकास राजा महाराजाओं के समय हुआ वो सारा फोकस्ड उदयपुर था। लोकतंत्र के स्थापना के बाद, देश में आजादी आने के बाद हमारे चित्तौड़गढ़ जिले को जिले की पहचान मिली। धीरे धीरे जहाँ तत्कालीन जो हमारे राजनीतिक लोग थे उन्होंने जिस प्रकार उनका विजन था उस प्रकार से प्रयास किया कि चित्तौड़गढ़ का विकास हो। लेकिन फिर भी आप चूंकि आप टूरिस्ट के नाते आए हैं और आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में जो आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपके मन में वो भावना है, उसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इस ओर हमारा ध्यान भी दिलाया। अगर अवसर मिलता है काम करने का तो चित्तौड़ में दो बातें जो मोदी जी की हमारी अभी वर्तमान की लाइन है कि विरासत भी और विकास भी, इन दोनों में हमको साथ काम करना है। तो निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ इस भारत के विरासत का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारा कोई टूरिस्ट या बाहर से आने वाले व्यक्ति जब चित्तौड़ आए तो उसको दूर से महसूस होना चाहिए कि हम चित्तौड़गढ़ में जा रहे हैं। तो अभी अगर हम विजन की बात करें और अगर काम करने का इस तरफ अवसर मिले तो निश्चित रूप से हमारी पब्लिक डिमांड भी बढ़ेगी और आपके पॉडकास्ट सुनने के बाद मुझे लगता है हमारे यहाँ की जनता की डिमांड भी इस अनुरूप बढ़ेगी कि हम हमारे जनप्रतिनिधियों को इस चीज के लिए बाध्य करें कि वो किस प्रकार से चित्तौड़गढ़ में आने वाले लोगों को ये एहसास दिलाए कि हम चित्तौड़गढ़ में जा रहे हैं। तो उस चित्तौड़गढ़ में जाने के लिए मुझे लगता है हमारे जितने भी आने वाले रास्ते हैं उन पर बड़े ऐसे विरासत को प्रदर्शित करने वाले बड़े प्रवेश द्वार बने ताकि लगे कि जैसे हम किले पर चढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पहले पोल से लेकर 7वें पोल तक हम अलग अलग पोलों के माध्यम से जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे आने वाले चारों तरफ के जो रास्ते हैं उन पर बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने ताकि वो दूर से ही महसूस हो जाए कि हम चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने वाले हैं। दूसरा, चित्तौड़गढ़ शहर क्या है, दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। दो नदियां बीच में होने की वजह से उसकी कनेक्टिविटी का बड़ा इश्यू रहता है कहीं, और एक रेलवे की पुलिया रेलवे लाइन। तो ये रेलवे लाइन और दोनों नदियों की वजह से चित्तौड़गढ़ की कनेक्टिविटी डिस्टर्ब है। तो अगर कभी इसका विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा तो निश्चित रूप से अधिकतम कनेक्टिविटी बढ़े। बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ भाई साहब, हम जब तक चित्तौड़ में नहीं आए थे ना, मैं पहली बार आया हूँ आज, तो हमें क्या था सोचने में रेत होगा, रेतीली मिट्टी होगी और हवाएं चल रही होंगी वहां पे गरम गरम और लोग ऊँट चल रहे होंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी हरियाली देख के मैं खुद मैं ये राजस्थान है, इतनी हरियाली है, पानी है, झरना बह रहा है राजस्थान में। मैं खुद सोच के कंफ्यूज हो गया कि ये चित्तौड़गढ़ की धरती है। उसमें हमें आप प्रभारी के नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बांसवाड़ा में एक आंदोलन चलता है आदिवासी बनाम हिंदू, इसकी जड़ क्या है, इसका कोई समाधान है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये एक्चुअल में क्या है कि हमारा लंबे समय से चलने वाला एक आंदोलन वहां का है कि आदिवासी भारत का मूल निवासी है और एक प्रकार की थ्योरी जो हमारे देश के टुकड़े करने वाली गैंग ने तैयार की है उसी के कुछ अधूरा ज्ञान लेकर लोग नीचे लोगों में इस बात को करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, मैं आपको एक बात बताऊं, आदिवासियों की टोटल संख्या भारत में बताते हैं 8% के आसपास। और आदिवासी का अगर हम फुल फॉर्म करें तो आदिवासी का फुल फॉर्म होता है जो लंबे समय से यहाँ रहने वाले यानी आदिकाल से रहने वाले लोग आदिवासी होते हैं। अगर उनकी ही परिभाषा को अगर अपन ठीक ढंग से पढ़े तो क्या आप मानते हैं कि 92% लोग भारत में बाहर से आए? नहीं मानेंगे, नहीं, कोई नहीं मानेगा। एक्चुअली में ये जो थ्योरी है ये अमेरिका की थ्योरी है। अमेरिका में क्या हुआ, यूरोपियन लोगों ने जाके वहां कॉलोनी बसाई और वहां के जो इंडिजिनियस लोग थे, मूल निवासी लोग थे, जो आदिवासी मूल निवासी वहां के थे, उनको उन्होंने वहां पर खदेड़ कर अपनी कॉलोनी बसाई। तो अमेरिका के अंदर जो ब्रिटेन यूरोप से जो लोग गए उनकी वहां कॉलोनियां बसाने से जो वहां का वर्ग संघर्ष है, नस्ल भेद है, वहां एक नस्ल भेद का बड़ा आंदोलन चला और उस नस्ल भेद को उन्होंने ऐसा थोप दिया हमारे यहाँ के
लोगों पर, लोग। हमारे आदिवासी लोग और अन्य लोगों में उन्होंने इस प्रकार का अंतर करने का प्रयास किया। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आदिवासी तो हम भी सब आदिवासी हैं। आदिवासी का अर्थ होता है हमारी क्लेम कहाँ से है, या हमारे समाज में जो 92% लोग जिनको हम कह रहे हैं कि 8% आदिवासी, उनकी थ्योरी के हिसाब से 92% लोग कहाँ से आए? क्या वो भारत के मूल निवासी नहीं है? हाँ, ऐसे उनके हिसाब से नहीं है। ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इसको क्या कभी कभी क्या है कि अधूरा ज्ञान फिर आदमी को घातक होता है। तो इसी तरह से इन्होंने ये आदिवासी शब्द उन्होंने गढ़ा है। ये आदिवासी शब्द हमारा नहीं है। ये आदिवासी शब्द हमारा आयातित शब्द है, बाहर से आया हुआ शब्द है, हम पे इम्पोज किया हुआ शब्द है। इसी तरह से उन्होंने एक थ्योरी और इम्पोज किया हमारे ऊपर, आर्यन सिद्धांत। उन्होंने कहा कि आर्य भारत के बाहर से है। हाँ, एक थ्योरी बनाने का प्रयास किया डीएनए के आधार पर, और कुछ उन्होंने और भी कुछ उसमें कुछ जोड़ते हुए ऐसा प्रयास किया। लेकिन सच में जब बाद में वापस उसका एनालिसिस हुआ, उसमें आया कि हम बाहर से कहीं से नहीं आए, सब यहीं के मूल निवासी हैं, सबका डीएनए एक जैसा है। तो ये बातें अभी चल रही है समाज में। लेकिन क्या होता है, जिन लोगों को टुकड़ा टुकड़ा गैंग में को के माध्यम से आगे बढ़ना होता है, वो कोई ना कोई एजेंडा लेके चलता है। तो ये आदिवासी भी एक प्रकार का एजेंडा है। बाकी हिंदू की तो परिभाषा ही हिमालय के उत्तर में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा है। ये तो पूरा इसमें श्लोक ही है पूरा, कौन हिंदू है उसके बारे में सारी बात है। इसी तरह से सनातन संस्कृति के बारे में एक बात है। सनातन संस्कृति भी वही संस्कृति है। हम ही इन्हीं प्रकृति के पूजा के, हमारे जो देवता है वो सारे प्रकृति के पंच तत्व हम कहते हैं, वो सारे प्रकृति के तो तत्व है। तो मूलतः कोई भेद नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीति करनी है, किस प्रकार से अपना एजेंडा फिट करना, उसके लिए अपना काम एक चीज बड़ी प्रसिद्ध आपकी, आप साधारण बात साधारण से शब्दों में पिरो के बोलते हैं और लोगों को लग जाती है। हाल घड़ी में आपने एक चीज बोली, आटे में नमक। हाँ। और नमक की रोटी। हाँ, ये एक्चुअली क्या, मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मैं 2 बार सरपंच रहा हूँ, 1 बार चेयरमैन रहा हूँ बैंक में। तो मैंने महसूस किया है, आप भी एक चीज महसूस करना। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक गाँव में गया, तो वहाँ चर्चा निकली। तो बाद में उन्होंने कहा कि अभी सरपंचों के चुनाव आने वाले हैं, तो अभी हमारे गांव में जो भी सरपंच का चुनाव लड़ेगा उससे कम से कम 25 लाख रुपए खर्च होगा एक कैंडिडेट। तो मेरी आदत है कि मैं लोगों से तर्क करता हूँ, आदत ही है मेरी। तो 25-50 लोग बैठे थे, तो मैंने उनसे तर्क में ये बात पूछी। मैंने कहा अगर आप इस तरह से 25 लाख किसी बच्चे की खर्च कराओगे, जो भी सरपंच का चुनाव लड़ेगा, युवा उसकी खर्च कराओगे, तो लड़ने वाले तो 1 से अधिक होंगे, जीतने वाला तो 1 होगा। तो फिर वो 25 लाख की पूर्ति कहाँ से करेगा? वो तो आप ही लोगों में से करेगा। हाँ, वो वही से हार जाएंगे। उनकी आर्थिक स्थिति का क्या होगा? यानी हम हमारे ही ग्राम पंचायत के ऐसे 4 से 5 परिवारों को हम बर्बाद कर। तो ये राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार है, मेरी चोट उस पर थी। तो मैंने ये कहा था कि भाई आटे में नमक चलता है, इसको एक साधारण रूप में आजकल समाज ने भी ऐसा मान लिया है। एक आम साधारण समाज में भी हम देखते हैं कि इस तरह की चीज को उन्होंने एकदम इसको साधारण रूप में ले लिया है। लेकिन उस कारण से क्या होता है, कई बार पूरा का पूरा नमक की रोटियां बनाने में लग जाते हैं। तो ये मेरा जो कटाक्ष था वो कई लोगों को इसलिए लगा क्योंकि वो सच में नमक की रोटी, वो मिर्च की तरह लग गया। वो रीजन है कि वो बना रहे हैं इसलिए। हाँ। तो आटे में नमक वाले उनको किसी को नहीं लगा। नहीं। लेकिन जो नमक की रोटियां सच में बना रहे हैं, तो उनको तो लगना भी चाहिए। और समाज में इस पर विमर्श भी चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, नैरेटिव तो करना ही चाहिए। अभी हाल घड़ी में हरियाणा से राजस्थान का एक समझौता तय हो पानी का, तो इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक काफी अच्छा संसद में बोला कि पता नहीं वो जगह कहाँ की है, उन लोगों को पानी तो मैं ही पिलाऊंगा। और उन्होंने उस चीज को मतलब कर दिखाया है उसमें। तो ये क्या प्रसंग था पानी का, इसका कुछ बताना चाहेंगे? मेरे राजस्थान या चित्तौड़गढ़ दिमाग में आती रहती है थोड़े दिमाग। लेकिन चूंकि राजस्थान विविधताओं का क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छा ग्रीनरी भी है और स्थल भी है। शेखावाटी अंचल हमारे यहाँ लंबे समय से पानी से जूझ रहा है। उसी की योजना के बारे में भी आपने बात की, जो राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो समझौता हुआ। तो ये जब हम कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार बनेगी तो लोगों का सपना पूरा होगा, तो ये उसी की एक कड़ी है। हरियाणा और राजस्थान में एक ही पार्टी की सरकार है, और दिल्ली में माननीय अमित शाह जी, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार काम करने से ये समझौता संभव हो पाया। और निश्चित रूप से मैं आपसे कह रहा हूँ कि राजस्थान में पानी का अपना एक अलग ही महत्व है। बिल्कुल। इसलिए यहाँ आज ईआरसीपी के माध्यम से जो लंबे समय से प्रयास अन्य सरकारों ने भी किए होंगे, लेकिन वो
आज जाके पूर्णता की ओर बढ़े हैं। और माननीय भजनलाल शर्मा जी के भाग्य में ये लिखा था कि वो शेखावाटी के लोगों को शेखर जल पानी पिलाएंगे, तो निश्चित रूप से वो जल पिलाएंगे, कोई बात नहीं। और मैं तो कहता हूँ इतना धार्मिक मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला है कि जब हम देखते हैं वो सपत्नीक ब्रज की परिक्रमा करते हैं, इतना सुंदर लगता है, उस दृश्य को देखते रह जाए। तो निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति जब बैठता है उसके भाग्य से पूरे स्टेट का भाग्य चलता है। आपको बंगाल चुनाव में चुना गया, वहां के कार्यकर्ता के रूप में उस इलेक्शन में उनके में कि आप जो कार्य करें वहां जाके, उसमें कैसा लगता है उस चीज को लेके कि आपको वहां का एक सेवक बना के भेजा गया? बंगाल का चुनाव इस बार न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुझे लगता है पूरे देश की आम जन के लिए और देश के बाहर भी रहने वाले भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव के रूप में था। सबके मन में यह भाव था कि कहीं ये चुनाव अंतिम चुनाव न हो जाए। इस प्रकार से वहां की ममता दीदी की सरकार काम कर रही थी। वो तुष्टिकरण की उस हद तक पहुंच गई थी कि अब उसके, मुझे लगता था कि उसके आगे तो बियॉन्ड द लिमिट हो गया था, अति हो गया था। और जब मुझे फोन आया कि आपको वहां जाना है तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात थी। मुझे वहाँ एक विधानसभा में प्रवासी के नाते काम करने का अवसर मिला और मैं लगभग वहाँ 100 दिन के आसपास में बाहर था। वहाँ का जो कार्यकर्ता है वो ऐसा कार्यकर्ता है जिसने बम के गोले खाए हैं, पेट्रोल बम उनकी घरों पे फेंके गए, उनकी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ छेड़छाड़ का, मतलब महिला अत्याचार हुए हैं, उनके जो उनका जो काम धंधे रोजगार थे वो छीन लिए गए हैं। और कई कार्यकर्ता तो घरों से बाहर भागकर आसाम में और दिल्ली में लेकर उन्होंने शरण ली। ऐसी स्थिति में वहाँ के कार्यकर्ता काम कर रहे थे और उनको ऐसा 1% भी मुझे लगता है कि उनको विश्वास नहीं था कि हम जीत जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे नेतृत्व में बहुत विश्वास था। और हमने बंगाल चुनाव में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का जो नेतृत्व हमने देखा, चुनाव का प्रबंधन हमने देखा और जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव को लड़ा है, निश्चित रूप से मैं आज कह सकता हूँ कि वो चुनाव मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव रहा। सक्सेसफुल चुनाव रहा फिर वो, इसका मतलब बहुत अच्छा है। और हम देख रहे हैं किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार जो काम कर रही है, बिल्कुल एकदम हम समझ सकते हैं कि वहाँ क्यों आवश्यक थी बीजेपी। हाँ, कुछ कीटनाशकों के लिए जरूरी है। एक और है, आप गौ सेवा करते हैं, आपकी गौशाला भी है, लेकिन आप देखते होंगे कि जब अब जितनी भी गायें हैं रोड पे आ गई हैं, उनको कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका जो हाल आज के टाइम में हो चुके हैं, आपको कैसे, क्या लगता है कि ये सुधर पाएंगे या फिर ये हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं? देखिए, आज गाय रोड पे क्यों है? जिस प्रकार से हम कोई बीज बोते हैं और वो पेड़ बन के फल देता है तो कुछ समय लगता है। तो भारत की गौ माता के साथ, यानी देशी गौ माता के साथ, जिसको हम कहते हैं वेद लक्षणा गौ माता, जिसको हमने माँ कहा है, वो वेद लक्षणा गौ माता के साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है। भारत में दूध की कमी को देखते हुए भारत ने इंटरनेशनल श्वेत क्रांति को अपनाया और श्वेत क्रांति का प्रभाव ये हुआ कि हमारी देशी गौ माता जो कि 1 लीटर 2 लीटर दूध देती थी, उसकी जगह ले ली HF और होलिस्टिन ने, जो कि 15 से 20 लीटर तक दूध देती। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि देशी गौ माता के दूध में और ये जो अंग्रेजी जो हमने अपनाई HF और होलिस्टिन, इसके दूध के कंटेंट में ही अंतर, बहुत बड़ा अंतर। बिल्कुल। तो जहाँ एक तरफ अमृत है हमारी गौ माता का दूध, वहीं दूसरी तरफ जहर हमारे बच्चों को पिला रहा है। और अब ये इतना घुल मिल गया है, कुएं में भांग हो गई। इस कुएं में से भांग निकालना इतना सरल नहीं है। मैं जब जनप्रतिनिधि के रूप में, सरपंच के रूप में काम करता था, तो हमारे यहाँ एक AI टेक्निक से गर्भाधान कराते हैं गायों को, तो उसमें होलिस्टिन और जर्सी के ही सीमन लगाए जाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा अंतर उसमें परिवर्तन किया और अब ये हुआ कि जो देशी हमारी गौवंश है, उसी के ये कृत्रिम गर्भाधान के जो एक इंजेक्शन से वो लगते हैं, उन्हीं से गर्भाधान होता है। तो कुछ परिवर्तन तो शुरू हुआ है और कुछ हमारा समाज इतना जागरूक हो गया है कि हम देखते हैं कि विदेशों की तर्ज पर विगन करके हमारी एक नई सोसाइटी कोई जो दूध को यूज ही नहीं करती। यानी उनको ये समझ में आ गया कि दूध तो है वो बीमारी का घर है।
नॉन वेज कैटेगरी में डाल दिया दूध को भी। डाल दिया। तो ये दूध बीमारी का घर है। इसमें वो जो अमृत था वो दब गया। तो वो जो अमृत देने वाली गौ माता है वो तो सड़क पर आ गई, और वो 10 से 12 लीटर दूध देने वाली गाय है वो घर पर आ गई। तो ये जो परिवर्तन आया इसमें थोड़ा मुझे लगता है अभी समय लगेगा, क्योंकि इसको परिवर्तन को आने में भी लंबा समय लगा। श्वेत क्रांति तो 70s की बात है, उसको परिवर्तन आते आते 30, 40, 50 साल लगे। उसी तरह से जब आप वापस पुनः आपने ठीक करने की सोची है उसमें भी समय लगेगा। एकाएक होने वाला काम नहीं है। न तो गौशाला इसका समाधान है, न और कोई इसका समाधान मुझे दिखाई देता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो किसानों को इसका दोषी बताते हैं। हाँ। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, किसान इसका कभी दोषी नहीं है। किसान का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि किसान जब देशी गोमाता का दूध लेके जाता है डेयरी पर, और जब इन होलिस्टिन जर्सी का दूध लेके जाता है तो बराबर भाव तुलना है। उसमें डिफरेंशिएट करने का कोई साधन नहीं है हमारे पास कि वो A1 दूध है कि A2 दूध है। पीछे की स्तर पर ऐसा है नहीं। अब जाके लंबे समय बाद हमारे कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि A2 दूध अलग होता है, A1 दूध अलग होता है, लेकिन वो केवल नीचे तक ग्राउंड स्तर पर अभी जमीन पर नहीं उतरा है बात भी। तो जब तक ये जमीन पे उतरेगी A2 दूध यानी अमृत, जब तक वो लोगों को समझ में आएगा उसको थोड़ा समय तो लगेगा। जागरण का काम चल रहा है, निश्चित रूप से लगेगा होगा। और अभी भी आप देखना जितने बड़े लोग हैं उनके फार्म पे आपको A2 दूध देने वाली गाय मिलेगी। यानी परिवर्तन जो बिगड़ा ऊपर से शुरू हुआ, परिवर्तन भी ऊपर से शुरू हो रहा है, और धीरे धीरे वो नीचे तक पहुंचेगा। और वो एक अभी हम कह सकते हैं कि कोई अगर A2 दूध पीता है तो उसको लगता है कि अमीरी का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए धीरे धीरे जब हमारे लोग जनमानस में जाएगा इसमें परिवर्तन निश्चित आएगा। अभी ये लय काल चल रहा है, संधि काल कह सकते हैं, लय काल कह सकते हैं। लय काल में हमारे को थोड़ी दिक्कत हमारी गौ माता को अभी भी आ रही है। वैसे हमने 27 जुलाई को एक बड़ा अभियान अखिल भारतीय स्तर पर गौ माता के लिए कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और वो हत्या बंद हो, उसके लिए चलाया है। हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उसमें हमारी मांग ये है कि वेद लक्षणा जो गौ माता है, यानी जिसके गले में गल कंबल हो, ऊपर कुबड़ हो, हाँ, ऐसे जो गौ माता हमारी है वैसे गौ माता बच्चे गौ माता को उसको दर्जा मिले। और अभी गाय का डिफरेंशिएशन भी हमको करना पड़ेगा कि सरकारी मतलब हमारी देशी गाय कौन सी है, विदेशी गाय कौन सी है, ये भी हमको थोड़ा इसको जनमानस में जब ये जाएगा विचार ऐसे ठीक होगा। पर इट विल टेक टाइम। भारत की राजनीति में एक काफी पॉपुलर नाम चलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, योगी आदित्यनाथ जी का। उनकी जो बुलडोजर स्कीम है, जो अपराधी तत्वों को मतलब एक लाइन पे लेके आ जाती है, क्या आपको क्या लगता है कि जो राजस्थान में अगर ऐसे आपराधिक तत्व है वो सेम चीज यहाँ अप्लाई होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राजनीतिक स्थिति और जनसंख्या दोनों में बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक ऐसा शासन रहा है जो इन्हीं माफियाओं के भरोसे चलता था। इसलिए आज हमको योगी जी जब काम करते हैं तो लगता है कि अगर ऐसा काम नहीं होता तो यूपी का क्या होता। बिल्कुल। लेकिन राजस्थान की परिस्थिति इस मामले में थोड़ी डिफरेंट है। राजस्थान में लंबे समय तक अच्छे लोगों ने काम किया है। यहाँ माफिया भी जरूर पनपे होंगे लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए जितना यूपी में हम देखते हैं। और राजस्थान का जो स्ट्रक्चर है, राजनीतिक स्ट्रक्चर, वो भी मजबूत स्ट्रक्चर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ जरूरत है और बुलडोजर चलना चाहिए वहां चल रहा है ना। नहीं, जरूरी भी है वो। चलो ये बात तो होगी हमारी। आप को क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2028 में रिपीट होगी राजस्थान? भारत में तो 100% हो। राजस्थान में भी कोई कंफ्यूजन मुझे तो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि चुनाव होता है 2-3 पक्षों के बीच में। तो राजस्थान में तीसरा पक्ष तो इतना है नहीं, लेकिन 2 पक्षों के बीच में चुनाव। और जब तुलना करोगे तो कोई तुलना में है भी नहीं, कंपेरेटिवली होना भी तो चाहिए। कंपेयर करोगे हो सकता है कि कुछ कमियां हमारे में भी हो, लेकिन कंपैरिजन में तो कोई है नहीं सामने। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एज क्राइटेरिया से ऊपर जा चुके हैं 2029 के इलेक्शन में। कौन से वो 3 चेहरे होंगे जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के वो दावेदार रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को अगर आपने पढ़ा है, समझा है, तो बीजेपी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। 2010 में किसी ने सोचा नहीं होगा कि 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले। बिल्कुल।
2029 के लिए आपको 2026 में भी अभी तो कोई आवश्यकता है नहीं, कोई वैकेंसी भी नहीं है कि 2029 में कोई वैकेंसी है, लेकिन आप निश्चित मान के चले बीजेपी के पास न चेहरों की कमी है, न नीति की कमी है, न नीयत की कमी है। अच्छे लोग हैं, निश्चित आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह से चूंकि हमारा जो ये ढांचा आप देखते हो बीजेपी का, तो आप एक चीज नोट करना, बीजेपी कभी टूटी नहीं। आपने सब पार्टियों को टूटते हुए देखा हो, बिल्कुल। बीजेपी कभी नहीं टूटी। इसका क्या कारण समझा आपने? जड़ा मजबूत है। इसका कारण ये है कार्यकर्ता आधारित कार्यकर्ता सामूहिक नेतृत्व होता है, इसलिए टूटता नहीं है। और जहाँ व्यक्तिगत इंडिविजुअल नेतृत्व होते हैं, वहां फिर पार्टियां बिखरती जाती, टूटती जाती है। आज ममता बनर्जी को देखो, अभिषेक बनर्जी के प्रेम के चक्कर में पूरा बंगाल से पूरी टीम से साफ होगी। सोनिया जी राहुल जी के प्रेम के चक्कर में पूरी कांग्रेस बर्बाद हुई। शरद पवार की स्थिति क्या बनी? आज केजरीवाल जी कहाँ पहुंच गए? आज मायावती जी कहाँ चले गए? आज मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी की टीम कहाँ चली गई? आज लालू जी और बाकी टीम कहाँ चली गई? इसी तरह साउथ में जाओगे तो स्टालिन कहाँ जा रहे हैं? तो इस रूप से अभी वन मैन पार्टी जो होती है ना, वन फैमिली या वन मैन की, वो तो शिखर खत्म होगी। लेकिन बीजेपी की तो जड़ें इतनी मजबूत है और हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक सामूहिकता को लेके इसलिए खत्म नहीं होगा। अगर आज आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बीजेपी को छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का क्या वजूद रहता है? देखिए, आरएसएस के बारे में अगर आप बात करोगे तो मैं स्वयं खुद ही, ठीक है। और आरएसएस का काम है चरित्र का निर्माण करना। वो बचपन से ही बच्चों को साथ लेकर शाखा के माध्यम से चरित्र निर्माण का काम करते हैं और उस चरित्र निर्माण के माध्यम से वो राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्रवाद की जो हम कहते हैं, हमारा नेशन फर्स्ट है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात है, जो हमारी मूल विचारधारा है, वो बचपन से ही हमारे अंदर आ जाती है। उसके बाद हम जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या विश्व हिंदू परिषद की बात करें, तो ये एक ही परिवार के अलग अलग हिस्से हैं। आप बरगद के पेड़ को देखो, जब बरगद का पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसकी जड़ें ही तने का काम करना शुरू होती है, लेकिन उसका मूल जुड़ाव तो कहीं न कहीं मूल जड़ से रहता ही रहता है। इसी प्रकार से हम एक परिवार है, इसलिए आप इनको अलग अलग करने का मुझे लगता नहीं हम लोग को प्रयास भी करना चाहिए। क्यों करने इस बात को? क्योंकि हम है ही जब एक परिवार, तो अलग कैसे होंगे? अभी हम जैसे हरियाणा की डेवलपमेंट देखते हैं और राजस्थान की डेवलपमेंट देखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हरियाणा की कुछ ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है उसमें? ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, नजदीक में है, या वो छोटा है और हरियाणा वो राजस्थान की मतलब उस लेवल पे नहीं हो पाई? जैसे गुड़गांव को आप देखिए, आप चंडीगढ़ के उसमें देखिए, आप रोहतक को देखिए, आप हिसार में देखिए, उसमें वो चीज बनाई गई है। उसमें आप फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया उसको आप देखिए उसमें। तो मतलब मुझे कंपैरिजन करने में थोड़ा लगा कि राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए भी उसमें, और इतनी जगह होते हुए भी, तो क्या लगता है कि क्या चीजें उसमें मिसमैच रही है हमारे? उसमें सरकारों का फर्क रहा है या क्या? सरकारों का फर्क तो रहता ही है, खैर वो तो बड़ा प्रश्न है। लेकिन दूसरी बात यह है कि राजस्थान में उद्योग के निमित्त जिस प्रकार के संसाधनों की जरूरत है, जैसे जल हमारे यहाँ बड़ा संकट है शुरू से। उद्योग जल के बिना संभव नहीं हो पाते। एक तो जल का बड़ा समस्या है, दूसरा राजस्थान में बिजली भी अपने आप में बहुत बड़ा एक संकट रहा है। अब जो सरकारें काम कर रही है सोलर एनर्जी में, तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो आने वाले समय में तो हम बिजली में न केवल आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बल्कि उसको बाहर बेचकर उसका एक बड़ा सोर्स हमारा सोलर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की सोच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, उससे बिजली हम कर पाएंगे। और पानी का भी आपने समझौता बोला है। इसके बाद भी और भी अन्य तरीकों से अभी और क्या स्त्रोत हो सकते हैं जल के, तो जल और बिजली हम निश्चित रूप से प्रयास कर रही है सरकारें। तो आने वाले समय में उद्योग बढ़ेंगे। उद्योग बढ़ाने का मुझे लगता है यही एक बड़ा कारण रहा है कि हम उद्योग ना बने, उसके पीछे पहला रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा, सेंट्रल के नजदीक होना हरियाणा को निश्चित रूप से फायदा देता है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि स्टेट का छोटा होना, ये भी एक बड़ा कारण है। स्टेट बहुत बड़ा है और चूंकि यहाँ की प्राथमिक आवश्यकताएं इतनी है, उनको पूरा करने में भी निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट में खर्चा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस लगते हैं। तो इन सब चीजों को अगर अपन महसूस करेंगे तो आने वाले फ्यूचर जो राजस्थान का है, भविष्य में राजस्थान आपको लगेगा कि यहाँ एक बहुत बड़े स्तर पर काम होगा, उद्योग बड़े डेवलप होंगे और यहाँ का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें अच्छा विकास। लेकिन जब हम सुनते हैं, क्योंकि 18 साल का तो मैं भी ऊपर जा चुका हूँ, वोट करता हूँ, मैं पार्टी चुनता हूँ उसमें, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जब 4, 5, 10 लोग बैठते हैं तो आपस में एक दूसरे स्टेट की बात करते हैं, तो वहां पे वो बोलते हैं कि राजस्थान कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं चला। राजस्थान में एक परंपरा सी है 5-5 साल की 5-5 साल की, तो इसलिए ऐसा फील होता है
कि राजस्थान कभी साथ हुआ, कभी नहीं, ऐसा भी हुआ। तो ये भी बैकआउट का कुछ कारण होगा। हाँ, निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। जुडिशरी के जज ने, न्यायाधीश ने एक चीज बोली जो उनके आज के आंदोलन है, अब मुझे समझ में आता है न्यायाधीश ने सही बोला। मतलब सही में वो खाली थे जब उनके पास समय नहीं था, नहीं तो हमारे पास काम है, हमें पता ही नहीं तो वो क्या चल रहा है, अपने काम से वो है सरकार में, हम हर चीज वो करते हैं, उसमें काम करते हैं, तो उनको कोई वो है ही नहीं। आए वो आंदोलन, उन्होंने क्या किया कि पेपर लीक हो गया, और नारे देखो क्या लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। गद्दी, ठीक है। यानी अभी मैं आपसे एक बात कही कि विश्व में नरेंद्र मोदी एक टफ नेगोशिएटर है, आप इस बात को कनेक्ट करो। तो आप क्या मानते हो कि ये जो आंदोलन है ये हमारे भारतीय लोग कर रहे हैं क्या? तो हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़े। जो भारत के विरोधी लोग हैं उनका तो मत ही है ना। हाँ, ठीक है। अभी आपने सुना होगा FCR है, सुना ही होगा। अभी क्या है FCR है, मैं महासवाड़ा का प्रभारी हूँ। हाँ। मैं आपको वहीं का एक लाइव उदाहरण बताता हूँ। महासवाड़ा में एटॉमिक एनर्जी का एक प्लांट आना था। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय वहाँ एक NGO वर्किंग करती थी। उस NGO ने वहाँ के आदिवासी जो वनवासी लोग हैं, हमारे वहाँ के जनजाति के जो लोग हैं, उनको भड़काया, और भड़का के उन्होंने उसको प्लांट का विरोध करना शुरू किया। और ये क्यों किया कि कहीं भारत एनर्जी में जो है वो आत्मनिर्भर न बन जाए। ठीक। तो वो NGO जो वर्किंग करती है, अभी आपने एक बहुत अच्छा एनालिसिस किसी पत्रकार का मैंने सुना, वेदा पाटेकर के बारे में, नर्मदा बांध परियोजना के बारे में, अभी जस्ट 3 दिन पहले मैंने उसको सुना। बहुत अच्छा विश्लेषण उसका था कि नर्मदा नदी पर जो बांध बना, सरदार सरोवर बांध, जो लंबे समय तक पेंडिंग था, और उसके जो वर्ल्ड बैंक का पैसा आना था वो भी वर्ल्ड बैंक ने रोक दिया। और उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जनता के सहयोग से, यानी बॉन्ड जारी करके उस परियोजना को पूरा किया। और आज उस परियोजना से न केवल हजारों गांव पानी पी रहे हैं, बाकी लाखों किसानों के खेतों में पानी जा रहा है। तो देश आगे बढ़ेगा। तो आप क्या मानते हो, देश के दुश्मन बाहर ही है क्या? नहीं। हमारे जनरल रावत ने एक बात कही थी कि भारत 2 मोर्चों पे लड़ रहा है। भाई साहब, अभी ना एक प्रकरण चल रहा है भगवान श्री राम मंदिर के में, जो चोरी का वो कुछ वो चीज वो चला हुआ है, तो क्या ये प्रकरण है, क्या ये सही है या फिर नहीं है? मतलब कुछ चीजें चल रही है उसमें ना, तो क्या है, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमको पता लग रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने तो वही पढ़ा है। मैं आपको एक बात शेयर करूँ इसमें, कोई भी काम होता है तो उसमें काम करने वाले व्यक्ति की इच्छा जुड़ी हुई होती है, उनका एक विजन होता है। आज देश के प्रधानमंत्री जी और इस राम मंदिर आंदोलन से जुड़े सभी जो हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने जब राम मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया तो ये एक बहुत पवित्र काम हाथ में लिया। और जो भी लोग इसमें जुड़े, आप ट्रस्ट को भी देखना, एक से बढ़ के एक लोग, इनको पूरे भारत को उन पर विश्वास है। लेकिन जब आप काम करते हो तो काम करने के दौरान नीचे कई लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जो लाभार्थी होते हैं, और उन लाभार्थियों का अच्छा बुरा किया हुआ वो कहीं कहीं आपको ब्लेम करता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी के स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से इस पर जो SIT गठित होकर और जिस प्रकार की जांच हो रही है, निश्चित रूप से होनी चाहिए। राम जी का तो 1-1 रुपया अगर किसी ने चुराया है तो उसकी तो चमड़ी उधेड़ के वापस उसको जमा करना चाहिए, और उसके साथ जितना कानून में पॉसिबल है उसके साथ निश्चित रूप से दंड का विधान भी होना चाहिए। लेकिन जो प्रतिष्ठित लोग वहां हैं, मुझे लगता है इस तरह से छिलछिलेदार उनकी प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। जो विपक्ष जिस प्रकार के आरोप लगा रहा है, कोई बात नहीं, अगर वो चाहते हैं जांच हो तो जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन कम से कम उनको अपने कांच में एक बार देख लेना चाहिए। अगर मैं इसको धर्म से जोड़ता हूँ, अब मैं हटा देता हूँ कि चोरी के पार्ट को हटा देता हूँ। जैसे कुमार विश्वास हैं, उन्होंने वो कथा करते हैं अपने अपने राम, तो जिन्होंने चोरी की है राम तो उनके भी है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं कि उन्होंने भगवान राम से चाहे चुराए हैं चाहे उनसे लिया है, अपना हक लिया है, तो भगवान के लिए सब एक है। तो आप क्या कहेंगे, धर्म के आधार पर ये सही था या गलत था? नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म की परिभाषा गलत हो रही है। गलत? धर्म ऐसा नहीं है। धर्म की जब हम परिभाषा करते हैं तो हमारे यहाँ तो पाप और पुण्य से ही पूरा संसार बंधा हुआ है। तो जिन लोगों ने राम के यहाँ द्रोह किया है उनको तो कहीं माफी नहीं मिलनी चाहिए।
लेकिन अब ये कहें कि राम जी के यहाँ गड़बड़ करके उनको समाधान कहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कोई समाधान मिलेगा। और हो सकता है कोई टैक्टिक्स है और ट्रिक्स है, अगर वो न्याय व्यवस्था में कहीं बच भी जाए तो वहां बड़ा न्याय है, वहां से कोई नहीं कर सकता, उसका परिणाम निश्चित मिलेगा। तो 2028 में जैसे आपने बताया कि राजस्थान में इलेक्शन है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2028 में मैं आपके साथ विधानसभा में चाय पी सकता हूँ? ये बीजेपी है ना, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की पार्टी, किसको कब मौका मिले कोई नहीं जानता। इसलिए हम तो कर्म करते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम करो फल की चिंता मत करो, अपना आप ईश्वर देने वाला है। भाई साहब, एक सवाल मेरे मन में आता है, जो हमारे युवा हैं वो हर चीज जल्दी चाहते हैं और इसी चक्कर में वो भटक जाते हैं, कुछ भी मतलब वो कर लेंगे, ये जो चीज मतलब उनके लिए सही नहीं है उस पर भी चले जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से ये चीजें हो रही है और ये इन चीजों का समाधान है या नहीं? आप इसको अर्थ के संबंध में कह रहे हैं? हाँ, आर्थिक रूप से। बिल्कुल। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो गया कि आजकल समाज ने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को ज्यादा तरजीह देना शुरू कर दिया, उनको इज्जत ज्यादा मिलने लगी। पहले हमारा जब समाज था तो वो ये सोचता था कि पैसा आया कहाँ से, उसको ज्यादा तरजीह देता था कि वो सोर्स क्या है, वहां तक बात, ईमानदारी का है कि नहीं। अब वो सोर्स की बात नहीं होती, अभी होती है इसकी जेब में कितना है, पैसा है। अब आप जब पैसे वालों को समाज जब इज्जत देता है तो वहां पर नीचे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उसको देखते हैं, विजुलाइज करते हैं कि हमको समाज का इज्जत देगा जब हमारे पास बहुत पैसा होगा। इसलिए वो कहते हैं कि शॉर्टकट में प्रयास करके वो अलग अन्य रास्ते हो गए, धंधे चल रहे हैं, अनाप शनाप सब युवा ही करते हैं उसको काम। तो उनके माध्यम से वो चाहते हैं कि हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए इतना पैसा अर्न कर लें कि समाज हमको इज्जत देना शुरू। अमित शाह जी और योगी जी का एक 36 का आंकड़ा बताते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनका 36 का आंकड़ा है? आपने अभी मोदी अमित शाह जी और योगी जी की बात की, तो अमित शाह जी की और योगी जी की बात में अक्सर ये बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी किसकी? मुझे ऐसा लगता है यही बात सामान्य चर्चा में रहती है। तो अभी मैं आपको ये कहूँ कि अभी वैकेंसी नहीं है तो लड़ने का कोई कारण है मतलब ही नहीं है। और अभी जो मोर्चे उन दोनों को दे रखे हैं, आपको लगता है उनसे बेहतर कोई समाज नहीं? दोनों मोर्चों में जो अमित शाह जी के हाथ में जो काम है या योगी जी के हाथ में जो काम है, मुझे लगता है वो बेहतरीन तरीके से इस काम को कर रहे हैं। आने वाले समय में वैकेंसी अभी ड्यू नहीं है, इस प्रकार का तो कोई विचलन है नहीं। और ये बीजेपी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कब इसको मौका दे किसको पता। तो भाई साहब, काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आज के पॉडकास्ट से कुछ समझ में आया होगा कि कैसे राजनीति अपना प्रवेश बदल रही है, कैसे हमें एक अच्छे नेता की जरूरत है, या अपने ऐसे सेवक का चुनाव करना बहुत जरूरी है जो आपके देश के और राष्ट्र के बारे में सोचे। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर मुलाकात करते हैं किसी ऐसे ही गर्म माहौल के साथ गर्मी में, और राजनीति में चर्चा करते हैं फिर कहीं। राम राम साहब। राम राम, बहुत बहुत